मेरे पास में है, बहुत उत्साहजनक सूचना है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो सूचना कल कोर और राइजिंग कोर की टीम में साझा की थी। सौरभ छाबड़ा सर थे और मैं था। और उसके बाद बीसी सर ने बोला कि ये सूचना चूंकि महिलाओं से संबंधित है, तो ये सीधे महिलाओं के पास में ही डायरेक्ट जानी चाहिए। तो बीसी सर के आदेश के अनुसार मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अभी ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत सारे साथी इस महीने में जो हमारा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने अभियान में शामिल करना है, उस लक्ष्य के ऊपर, उस मिशन के ऊपर में लगे हुए हैं और लिस्ट बना के बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। और कुछ साथियों ने बताया भी किस प्रकार से वो फील्ड में हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। देखिए, जितना तेजी से ये अभियान बढ़ेगा, उतनी तेजी के साथ में हम देश की इकोनॉमी को अच्छा करने में हेल्प करेंगे और बहुत तरीके से देश के विकास में हम लोग सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत उत्साह के साथ में हम सब लोगों को जोर शोर के साथ में बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। और वो काम बखूबी पहले महीने से ही, साल के पहले महीने से ही शुरू हो गया है। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में थोड़ा ले जाना चाहता हूं आपको, थोड़ी सूचना बताने से पहले। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत दुनिया में अमेरिका से मानी जाती है 1959 में, 1959 में। वहां पहली बार किसी के दिमाग में ये आइडिया आया था कि जो पैसा हम विज्ञापन पे खर्च करते हैं और मिडिल मैन में खर्च करते हैं, उस पैसे को अगर हम बचा के सीधे ग्राहकों तक हम सामान लेके जाएं और उस पैसे को बचा के ग्राहकों में ही बांट दें, तो ये एक नया तरीका हो सकता है मार्केटिंग का। तो ये पहली बार 1959 में आया, विचार आया। उससे पहले भी कुछ काम चल रहा था, लेकिन सीरियसली 1959 से स्टार्ट हुआ और अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग फसल बोते हैं तो फसल के साथ में खरपतवार अपने आप पैदा हो जाती है, घास फूस अपने आप उगने लग जाता है, उसको कोई उगाता नहीं है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग वहां पे शुरू हुआ, उसके साथ में कुछ सालों के बाद में अमेरिका में कुछ मनी सर्कुलेशन की कंपनियां भी शुरू हो गई, जो लोगों को चीट करती थी, पैसा लेके गायब हो जाती थी। और उसके बाद में 1974 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में वहाँ का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, एफटीसी बोलते हैं, उसने काफ़ी काम किया और ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे इस पे काम होना चाहिए। और फिर उन्होंने 1976 में, 1976 में डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल बिजनेस माना अमेरिका में कि ये लीगल बिजनेस है, इसको अमेरिका में किया जा सकता है। उसके बाद में ये दूसरे देशों में फैला और हमारे देश में 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। जब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई तो जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आई, उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे थे और इतने ज़्यादा महंगे थे कि एक आम आदमी उसको खरीदने की सोच भी नहीं सकता था, इतने महंगा सामान आता था। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट तो लोगों को पसंद आया जब ये हमारे देश में आया कि मिडल मैन और एडवर्टाइजमेंट का पैसा आम आदमी में बटेगा। लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट्स को देखा, उत्पादों को देखा, तो उनको लगा कि ये हमारे मतलब का नहीं है, हम नहीं इसको खरीद सकते हैं। तो हमारे देश में एक धारणा बनी कि डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है और इसका जो सामान है, ये अमीर लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए इसको बनाया गया है। तो ऐसा एक धारणा हमारे देश में पैदा हुई और उसी धारणा को तोड़ने के लिए भगवान के भेजे हुए एक दूत आदरणीय टीसी छावड़ा जी ने आरसीएम के नाम से एक नई परंपरा की शुरुआत की और लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की सही परिभाषा समझाई कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि मार्केट के कंपेरेटिव रेट या मार्केट से कम रेट में प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना और उस प्रोडक्ट पे बाद में पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 2000 में आरसीएम की शुरुआत हुई और धीरे धीरे हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ने लग गई। हमारे देश में भी वैसी ही स्थिति हुई जैसे अमेरिका में हुई थी। बहुत सारी मनी सर्कुलेशन की कंपनियां आना स्टार्ट हुई और उसके बाद में हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ चीज़ें हुई, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो वो हाथ धो के नहीं, वो नहा धो के पीछे लग जाते हैं।
तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी मनी सर्कुलेशन की कंपनियां, स्कीमें लगातार आती रही, और उसकी वजह से 2011-12 में एक ऐसा दौर था डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जब अच्छी बुरी सब कंपनियों को सरकार बंद करने लग गई। और जो पुराने साथी हमारे बीच में हैं, उनको ये मालूम होगा कि 2011-12 में आरसीएम को भी कुछ समय के लिए बंद होना पड़ा। और जिस प्रकार से सोना अग्नि में तप के कुंदन बन जाता है और उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसी प्रकार से हमारे साथ में भी हुआ। हम दोबारा से शुरू हुए 2012 में। राजस्थान गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी की और उसके बाद हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया। 2012 की जो घटना हुई, उस घटना से मेरी समझ में एक चीज बहुत अच्छे से आ गई कि अगर कंपनी को सुरक्षित रखना है तो पहले इंडस्ट्री को सुरक्षित रखना पड़ेगा। दो लाइनें हैं कि घर सजाने का तसव्वुर तो बाद का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाया कैसे जाए। तो घर तो बाद में सजेगा, पहले ये तो तय हो कि घर बचे कैसे, इंडस्ट्री कैसे बचे। तो उस सोच की वजह से मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़ने का मौका मिला उस घटना के बाद में, और मैं बहुत क्लोजली 2013 से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ जुड़ गया। और एक संस्था बनी थी 2013 में, DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन। उसका मुझे फाउंडर प्रेसिडेंट बना दिया गया कि बहुत बड़ी कंपनी के अचीवर हैं और अभी आंदोलन इन्होंने किया है और कंपनी को वापस चालू करवाया है। तो उस नाते मुझे बनाया गया। मैंने बहुत मना किया कि अभी कंपनी की शुरुआत हुई है, बहुत सारा काम है, लेकिन एक प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया। और फिर मैं बड़ी क्लोजली एसोसिएशन के साथ में मैंने काम किया। आरसीएम की एजुकेशन हमारी यही है कि या तो किसी काम को करो, नहीं करो तो फिर पूरी जिम्मेवारी के साथ में करो। और हम लोगों ने 2013 में, जब डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी, बहुत सारे डाउट्स थे, उस समय हमने पहला काम ये किया, हमने सरकार में आरटीआई लगाई। राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है, उसके तहत आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। हमने आरटीआई में ये लिखा कि हम डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का ये तरीका है, और आप ये बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग लीगल है इंडिया में या इलीगल है। तो ये हमने एक मिनिस्ट्री में लगाई, तो मिनिस्ट्री वालों ने गोलमोल सा जवाब दिया कि भाई आपका जो काम है ये हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। फिर हमने दूसरे मंत्रालय में लगाई, फिर तीसरे में लगाई, तो 3-4 अलग अलग आरटीआई में हमें लोग घुमाते गए, मिनिस्ट्रियां घुमाती गई, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं था कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे काम करता है, क्या सही है गलत है। फिर हमने क्या किया, उन सभी जो उत्तर हमें मिले आरटीआई के, उन सभी उत्तरों को हमने इकट्ठा किया और उसके साथ में दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के जहां जहां पे नियम कानून बने हुए हैं उन सबको इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी फाइल बना के हमने एक आरटीआई प्रधानमंत्री ऑफिस में लगाई, पीएमओ में, पूरी डिटेल के साथ में कि इतने सारे लोग इस उद्योग में जुड़े हुए हैं और इस प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति है। और उस आरटीआई का एक बड़ा अच्छा परिणाम आया। भारत सरकार ने एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई 2014 में। इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी को ये काम सौंपा गया कि आप ये पता लगाइए कि ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या है और इसको हमारे देश में परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये किस मंत्रालय के अधीन आना चाहिए। मंत्रालय तब तक डिसाइड नहीं था कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आएगा। और 2 साल तक लगातार मीटिंगें चलती गई। उस मीटिंगों को बहुत बार मैंने भी अटेंड किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ DSDWA। एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2016 को। वो मीटिंग ली थी उस समय जो मंत्री थे कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री के, वो थे माननीय रामविलास पासवान जी। उन्होंने वो मीटिंग बुलाई और उसमें देश की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनकी मैनेजमेंट को बुलाया और उन्होंने पूछा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन क्यों चाहिए। तो उस मीटिंग के बाद में 9 सितंबर 2016, लगभग 10 दिन के बाद में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन जारी की और वो एक बहुत बड़ी
उम्मीद की किरण के रूप में हमारे देश में आई और उसके बाद में बहुत अच्छा माहौल हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बना। 2016 में आई, 9 सितंबर 2016 को। उसके बाद में कुछ चीजें ठीक हुई, लेकिन चूंकि देश बड़ा है और लोगों में शिक्षा का थोड़ा अभाव है, तो उसके बावजूद भी जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां हैं वो फिर भी चलती रही किसी न किसी दूसरे रूप में। उसके बाद में 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स इशू किए, उसको बोलते हैं डीएस रूल्स 2021। उन रूल्स के आने से डायरेक्ट सेलिंग को एक कानूनी पहचान मिली, लीगल रिकॉग्निशन मिला। संविधान में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं और उन रूल्स के आने के बाद में चीजें थोड़ी बेटर होती चली गई। क्योंकि मैं 2013 से डायरेक्ट सेलिंग को बड़ी नजदीक से देख रहा हूं, हम बहुत सारे मिनिस्टरों से मिले, अधिकारियों से मिले। 2013 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का को लेके जो परसेप्शन था वो ये था, ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो ये वो लोग ये कहते थे कि नहीं, ये सब चोरों की इंडस्ट्री है, ये इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा ही बुरा है, सब कुछ गलत ही गलत है, इस प्रकार की धारणा थी। और 2-3 साल लगातार जब हम मिलते रहे तो वो धारणा थोड़ी बदली और वो धारणा ये हुई कि नहीं, इस इंडस्ट्री में ज्यादा कंपनियां गलत हैं लेकिन कुछ अच्छी कंपनियां भी, लेकिन वो बहुत कम हैं। उस प्रकार की एक सोच बदली और उसी सोच का परिणाम था कि गाइडलाइन आई और फिर रूल्स में हम लोग आए। अभी 12 जनवरी 2024 को एक और बहुत सकारात्मक घटना हुई हमारी इंडस्ट्री के इतिहास में। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, संविधान भवन भी उसको बोलते हैं, उसमें एक प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम का नाम था डायरेक्ट सेलिंग एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स। और उस प्रोग्राम में लगभग 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छी बात उसमें यह रही कि उसमें 60% वुमेन्स थी, 40% मैन थे। उस प्रोग्राम में पहली बार भारत सरकार में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में जो अभी मौजूदा सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, रोहित कुमार सिंह जी, वो में शिरकत की। उन्होंने, वो मुख्य अतिथि थे उस प्रोग्राम के। जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनके पास में बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, और स्पेशली जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के तहत हमारी रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं वो सारी, उनकी रेट को कंट्रोल करना, वो सारा उनके मंत्रालय के अधीन में आता है। और हमें मालूम है कि हमारे देश में अगर प्याज के रेट बढ़ जाएं तो सरकार पलट जाती है। आलू अगर लोगों को महंगा मिले या टमाटर महंगा मिले तो सरकार से लोग नाराज हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा काम कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो इसलिए वो बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 12 जनवरी को रोहित कुमार सिंह जी हमारे उस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। और उनके पास, हालांकि उस दिन उन्होंने बोला कि आज 5 मीटिंग है अलग अलग जगहों पे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पहले तो लगभग आधा घंटा हम लोगों की बातों को सुना और उसके बाद में आधा घंटा उन्होंने बातचीत की। और उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये इंडस्ट्री महिलाओं को सशक्त बना रही है, देश में इसके माध्यम से बहुत सारा टैक्स हो रहा है, एक नंबर का काम रहता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, हेल्थ पे काम हो रहा है, सारी चीजें सही हैं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री का जो परसेप्शन है, जो छवि है, वो छवि अच्छी नहीं है। उस छवि को बदलने पे हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। तो उस प्रकार की बातचीत हुई और 12 तारीख को ही एक चीज डिसाइड हुई उसी दिन कि हम सब लोग मिलके, पूरी इंडस्ट्री मिलके 8 मार्च को 8 मार्च को आप सबको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जितनी भी, सभी को तो हम नहीं बुला सकते, लेकिन हाँ एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण सरकार में जो लोग हैं उनको हम लोग बुलाएं। तो ऐसा तय हुआ। उसके बाद में वेन्यू हमने बुक करवाया है। तो 8 मार्च को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली के आईजी स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां अभी किरण बेदी जी आई थी, वहीं पे, उसी वेन्यू पे। लेकिन ये प्रोग्राम इंडस्ट्री का प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग महिला
उद्यमी विराट सम्मेलन, डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमी विराट सम्मेलन। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये महिला सम्मेलन है, तो ये महिला सम्मेलन ही है। इसमें पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी स्टेडियम के अंदर में, पुरुषों को बाहर रहना पड़ेगा। और विजन ये है कि पूरी महिलाएं रहेंगी पूरे स्टेडियम में। आप सोच के देखिए, उसको विजुलाइज कीजिए कि पूरे स्टेडियम में ऊपर से नीचे पूरी महिलाएं हैं और सरकार के गणमान्य लोग उस प्रोग्राम में शामिल हैं, तो किस प्रकार का माहौल होगा। तो बहुत उत्साह के साथ में इसकी तैयारी पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रही है। सभी कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन वहां पे रहेगा, क्योंकि आरसीएम देश की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे यहाँ पे काम करती हैं। तो उस नाते हमारा पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा हो, वो हमने सुनिश्चित किया। और आरसीएम को 5000 का एक कोटा मिला है कि आरसीएम से हम 5000 वुमेन्स को हम लोग वहां पे आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप सबके लिए ही ये प्रोग्राम है, वुमेन्स के लिए है, मैन की एंट्री नहीं है। हम जितने भी पुरुष लोग रहेंगे हम बाहर इंतजार करेंगे और आप हमें फिर सूचना देंगे कि अंदर किसने क्या बातचीत की, कैसा प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम की जैसे मैंने डेट बताई 8 मार्च है। प्रोग्राम का टाइमिंग रहेगा सुबह, टेंटेटिव टाइम है 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम और शाम को शायद 3 या 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम अटेंड करने के लिए फ्री में पास उपलब्ध किए जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा। और चूंकि महिलाएं दूर दूर से आएंगी तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी वहां पे रखी गई है, संभवतः लंच का भी वहां पे व्यवस्था रहेगी। तो ये तो होगी प्रोग्राम के टाइमिंग की बातचीत। इस प्रोग्राम में आने के लिए पहले पास लेना पड़ेगा और पास लेने के लिए आप अपने अपलाइन टेक्निकल के माध्यम से आपको सूचना देनी है अपने कोर लीडर से। हर कोर लीडर को हमने कोटा दिया है। कोर और राइजिंग कोर सिर्फ 100 वुमेन लीडर्स को अपनी टीम से ला सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा संभव नहीं है। तो आप अपने कोर लीडर को सूचना पहुंचाइए और अपना नाम उसमें दर्ज करवाइए कि आप उसमें आने के इच्छुक हैं। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं, पूरी इंडस्ट्री बहुत उत्साहित है। पहली बार एक अलग प्रोग्राम है और डायरेक्ट सेलिंग की जो परसेप्शन है इस प्रोग्राम से एक परसेप्शन चेंज होगी। मीडिया में इसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। समय हमारे पास में बहुत ज़्यादा नहीं है। जो दूर से आएंगे उनको थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले से रिजर्वेशन वगैरह का प्लान करना पड़ेगा। तो अगर आप रिजर्वेशन प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि 8 तारीख को सुबह आप 8-9 बजे तक पहुंच जाइए दिल्ली में, और रात को आप 6 बजे के बाद का आप टिकट आप वापसी का भी बनवा सकते हैं। तो चूंकि कुछ सरकारी ऑफिसर्स उसमें इनवाइटेड रहेंगे, कौन कौन रहेंगे वो अभी बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, उद्घाटन है, तो सभी लोग उसमें व्यस्त हैं। उसके बाद में वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो आप उसकी तैयारी कीजिए। शायद आपने ये 1 PM JRCM शुरू किया तो इसलिए ऊपर वाले ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई कि आपकी इस कमिटमेंट को, देखिए प्रकृति तो काम करती है अपना, अगर हम करते हैं तो शायद आपकी इसी 1 PM का परिणाम है कि देश में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमी विराट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें असली पार्टिसिपेशन के हकदार आप ही हैं, जो लगातार इस प्रोग्राम को इस प्रकार से संचालित कर रही हैं। तो आप उसकी तैयारी कीजिए। और बीसी सर ने मुझे बताया कि 2 बजे से एक प्रोग्राम रहता है जिसमें जूनियर टीम रहती है, तो उसको भी कल्याणी जी आप या सरोजनी मैडम आप एक बार सूचना दीजिएगा इसी प्रकार से। लेकिन ये जानकारी आपके आने की जो जानकारी है ये आपने अपने कोर लीडर को ही देनी है, उसी के माध्यम से आपने संख्या नोट करवानी है और कहीं नोट आप नहीं करवाएंगे। और उसमें भी समय आज रात 10 बजे तक का ही निर्धारित किया गया है। सब कोर लीडर आप अपनी टीमों से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो आप 10 बजे से पहले उनको सूचित कर दीजिएगा। सो मुझे समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब